नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा स्पेशल है, इसीलिए आज सैटरडे को 8 बजे हम मिल रहे हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं वह हैं बबीता पांडे जी। आप शाहजहांपुर से हैं और आपने बीएनए किया, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद आप एनएसडी गई, वहाँ से आपने 3 साल का कोर्स किया डिज़ाइनिंग डायरेक्शन में, और उसके बाद फ्रीलांस भी काफ़ी समय तक किया। और अभी आप अगरतला में हैं और वहाँ पर अगरतला यूनिवर्सिटी में भी आप एज अ गेस्ट लेक्चरर काम करते हैं। और एनएसडी की जो एक शाखा है टीआई की, उसमें भी आप एज अ गेस्ट टीचर काम करते हैं, एज अ डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट। तो चलिए बबीता जी से मिलते हैं, जानते हैं कि बबीता जी ने कैसे थिएटर की शुरुआत की, और शाहजहाँपुर से जब उन्होंने थिएटर की शुरुआत की तो उस समय शाहजहाँपुर में किस तरह से थिएटर होता था, तो एज अ लेडी उनको किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं बबीता जी से। नमस्कार। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है अपने थैंक सीनियर से बात करना। बड़ा मजा आता है। सेम हियर। सेम हाँ। हियर। है ना। तो जैसे कि मैं अभी भी बोल रहा था कि मतलब जब आप शाहजहाँपुर से हैं और आपने शाहजहाँपुर से जब थिएटर किया तो उस समय, क्योंकि आपको मतलब बीएनए पास आउट हुए भी काफी समय हो गया, तो उस समय शाहजहाँपुर में कैसा थिएटर होता था? आपसे पहले वहाँ कौन कौन लोग हैं जो बीएनए गए और वहाँ थिएटर किया, या आप पहले हो दूसरे हो? क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन कभी इस तरह बात नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा ये हो जाता है कि हम आपस में कुछ बातें करते हैं जो पता ही नहीं चलती। भौमिक दा नमस्कार बोल रहे हैं, दादा को नमस्कार, कविता जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं, भौमिक दा, है ना। तो किस तरह से थिएटर होता था वहां से शुरू करते शाहजहाँपुर में, और क्या जर्नी रही आपकी बीएनए तक आने की? ओके। धन्यवाद गोविंद जी। जूनियर के साथ बात करने में भी बहुत मज़ा आता है और मुझे लगता है एक बार आप पास आउट हो गए तो आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप काम से ही सीनियर और जूनियर होते हैं और अब मुझे लगता है आप ज़्यादा रनिंग से काम कर रहे हैं मेरे कंपैरिजन में। सो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। शाहजहाँपुर, उसको आप शहीदों की नगरी भी कह सकते हैं और वो भुवनेश्वर की भी नगरी है। भुवनेश्वर जो इंडियन थिएटर में एक एब्सर्ड राइटर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। वहाँ से जर्नी तो मेरी एकदम ड्रामेटिक थी। मैंने भी कुछ दिन पहले भी बोला था, क्योंकि थिएटर ऐसे ही चलते-फिरते हम आ गए थे, जो होता है छोटे शहरों में। और करीबन मेरा ख़्याल है 22 साल अगर मुझे पास आउट हुए हो गए हैं बीएनए से, उससे भी 4-5 साल पहले तो 25-26 साल आप कह सकते हो। हाफ सेंचुरी से हाफ किया है मैंने। तो उसमें क्या हुआ, एक बार ऐसे कॉलेज से एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो बोले आ जाओ नाटक करते हैं। नाटक से तो कोई लेना देना नहीं है। बोले नहीं नहीं, आ जाओ करते हैं। क्योंकि एनसीसी में थी, अंडर ऑफिसर थी, तो बाकी हर जगह टूर वगैरह पे जाती थी, तो उनको लगा ये शायद कर लेंगी। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अब मेरी तरफ से हाँ है, पर आपको मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी, क्योंकि मेरे फादर शायद अलाउ नहीं करेंगे। बट सर आए तो पापा ने क्या सोच के, बट उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है, एक नाटक पहला और आखिरी, इसके बाद नहीं करोगी। मैं कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं गई, मैं बहुत एक छोटे से रोल को निभाने के लिए वहां पर गई थी। बरेली के एक डायरेक्टर थे मिस्टर राकेश श्रीवास्तव, अभी भी हैं वो सर, तो वो मेरे पहले डायरेक्टर बने। तो वो आते थे बरेली से और रिहर्सल शाम को होती थी, करीबन 4 से 8 4 घंटे हो जाते थे। आपको तो पता ही है छोटे शहरों में रिहर्सल का हाल क्या है। मैं तो एक छोटा सा रोल करने गई थी और हीरोइन की खोज जारी थी, पर वो इतना डिफिकल्ट नाटक था, अंधा कुआं उसका नाम था, और इतना सीरियस रोल था। और मतलब एक पूरी डेवलपमेंट था उस लड़की का, जो शादी होकर आती है, फिर उसको बूढ़ा होना है और मार वार खाना, बहुत कुछ था उसमें। तो कोई तैयार नहीं थी लड़की कि मैं ना वो मार खाने वाला कैरेक्टर नहीं करूंगी। ये एक रीजन था वहां पे, और भी था। तो लोग तैयार नहीं थे कि बाहर के डायरेक्टर हैं तो पता नहीं कैसे होंगे, हम तो उनको जानते नहीं। तो बहुत दिन होने के बाद सर ने बोला ऐसा है, तुम खड़ी हो जाओ, ये मेन लीड तुम ही करोगी।
बस प्लस पॉइंट ये था कि मैं शुरू से लेकर जब से रिहर्सल शुरू हुआ था मैं हर दिन जाती थी और पूरा टाइम वहाँ पे देती थी। तो और मैं प्रॉन्टिंग सबकी करती थी, कोई भी ना आए मैं प्रॉन्टिंग के लिए रेडी रहती थी और मेरी हिंदी अच्छी खासी थी, तो मुझे ऑलमोस्ट पूरी स्क्रिप्ट याद थी। तो उन्होंने कहा ठीक है बाकी मैं करवा लूंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगा, मतलब पूरा नाटक एक लेडी ओरिएंटेड है और उसी के ऊपर था। पर उन्होंने कहा मैं करवा लूंगा, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ, मेरे सारे को आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊंगी, और मुझे लगता था मैं भूल तो नहीं जाऊंगी ऐसा ना हो मैं स्टेज पे जाऊं और मैं भूल जाऊं लेकिन जब गन्ना शोध संस्थान में नाटक हुआ और लोगों ने पूरा नाटक देखा और एकदम सन्नाटे में देखा, और फिर खड़े होकर उन्होंने 3 to 5 मिनट्स क्लैपिंग की, तब हम सब रो रहे थे स्टेज पर। हमें लग रहा था अच्छा ये हो गया स्पेशली मुझे लग रहा था ये हो गया, मैंने कर लिया, और इतनी बधाइयां और इतना सब कुछ। पर अगली सुबह हम वापस अपने रूटीन पर थे, मतलब नाटक ऐसा कुछ नहीं था कि नाटक करना है। फिर ऐसे एक नेक्स्ट ईयर हुआ, फिर किसी को जरूरत हुई एक नाटक, फिर आया सीरियस वे का दीमक। तो जरीफ सर हैं बहुत बड़े, मतलब वहाँ के डायरेक्टर हैं शाहजहांपुर के, कि अब तो यूपी में भी लोग उनको पहचानते हैं, जरीफ मलिक आनंद सर। उनका नाटक था दीमक। फिर हमारी खोज हुई कि वो लड़की थी ना पिछले साल, वो कहाँ गायब है सेम मेरा आंसर था कि सर पापा से बात कीजिए। उन्होंने पापा से बात की, तो अब चूंकि वो पत्रकार भी थे, बहुत वो तो मल्टी टैलेंटेड सर हैं, तो उन्होंने पता नहीं कैसे कन्विंस किया, पर पापा को कन्विंस कर लिया। तो वो एक नाटक किया, वो नाटक बाहर भी गया और शायद उसको प्राइज वाइज भी मिला था। बहुत साल हो गए, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर वो मुझे याद है सोलन गया था, वो शिमला के आगे एक जगह है कंपटीशन में, और शायद प्राइज वाइज वो अच्छे से लेकर आया था। उसमें भी ऐसी सीरियस सा रोल था, वो जमींदार और वो औरत और बलात्कार वलात्कार बहुत कुछ था, तो इसीलिए शायद उनको मिल नहीं रही थी लेडी। पर मुझे कोई, मतलब मेरा कोई ऐसा होता है ना, पहले से आप प्री कंसीव कर लेते हो तो आप नहीं करते हो, मेरे साथ ऐसा कोई नोशन नहीं था। आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग। ऐसे ही 3-4 साल में मैंने 3-4 नाटक किए, और लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे थिएटर करना है। उस बीच में चित्रा जी भी आई थी एक नाटक लेके, जिन लाहौर नहीं देखा, शाहजहांपुर में वर्कशॉप लगी थी एसएनए की। तो फिर हमें किसी ने बोला अरे अरे चलो वर्कशॉप हो रही है तुम्हें करना चाहिए, होती है ना, 40 डेज की वर्कशॉप है। हमने कहा नहीं परमिशन नहीं मिलेगी। बोले नहीं नहीं चलो मैं बात करूंगा। फिर एक पत्रकार मित्र ने पापा से बात की, फिर हम पहुंच गए उसमें। तो वो मैडम के साथ एक नाटक किया, जिन लाहौर ने देखा। लिटरेचर का माहौल मेरे घर में पहले से है, तो वो भी अच्छा लगा। ऐसे 3-4 साल में नाटक किया, बट कुछ नहीं था। फिर सडन कुछ पर्सनल रीजन से मुझे लखनऊ जाना हुआ, और तब मैडम ने मेरी बहुत हेल्प की। मैडम के हस्बैंड मिस्टर रवि सर ने भी बहुत मेहनत की मेरी। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रॉब्लम थे ऐसे पर्सनल से, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम तो नाटक करती हो, चलो फॉर्म निकला है, फॉर्म भर दो बीएनए का। तो हमने कहा इस मूड में हम कैसे दे पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ट्राई करो हो जाएगा, तुम्हें एक बार देख लो करके। मैंने फॉर्म भरा और बाय द वे मेरा सिलेक्शन हो गया बीएनए में 97 में। हाँ सिलेक्शन तो हो गया, बट कुछ पर्सनल रीजन से ही हम 2-3 महीने में ही वापस आ गए छोड़कर। जब मैं वापस आ गई तब जो मैंने 10-15 दिन गुजारे, एंड आई रियलाइज कि मैं सिर्फ नाटक कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। उससे पहले मैंने लॉ में भी एडमिशन लिया था, मैं डांस करती थी, मैंने इंस्ट्रूमेंट भी सीखा, मैं सब करके आधा आधा छोड़ देती थी। मतलब मैं कुछ भी परफेक्टली नहीं करती थी कि कंप्लीट कर लूं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। मजा नहीं आ रहा कह के छोड़ देती थी। बट जब वहां से वापस आ गई और मुझे ये स्ट्रांगली रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ नाटक ही कर सकती और मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं विदिन 15 डेज वापस गई। जुगल सर ने बोला भी तुम अभी शायद नहीं कर सकती हो, नेक्स्ट ईयर आना। मैंने कहा सर मैं रहूंगी ही नहीं, तो मुझे तो इसी साल कंटिन्यू करना है। और मैंने ऐसे बीएनए में एडमिशन तो हो गया था, बट जो ब्रेक आया था उसको ब्रेक करके मैं वापस गई और फिर 2 साल का कोर्स पूरा किया मैंने वहां पे। क्योंकि जब आप थिएटर करते थे उस समय बड़ी दिक्कतें होती थी लेडीज और लड़कियों को लेके, कि बहुत लड़कियां नहीं होती थी थिएटर में। मतलब खोजबीन चलती थी कि कौन करता है मोहल्ले में, ये होता था मोहल्ले के मतलब इलाके शहर में खोज होती थी शहर में कौन करता है और वो इस करेक्टर को कर भी पाएगा, या कोई लड़की है तो है कहाँ से लाएं, क्योंकि लोग करते नहीं थे और कोई लड़की जाना नहीं चाहते थे थिएटर में। क्योंकि जो स्थिति आज है वो स्थिति वैसे तब नहीं थी, जहाँ तक मुझे हुआ है।
तो मतलब आपके पहले भी कोई बीएनए में आया था मतलब पढ़ने? राजपाल दादा थे शायद, राजपाल दादा बीएनए और एनएसटी, एनएसटी उन्होंने दोनों किया था। और उसके अलावा मैं शायद 7 मंडल होते हैं जो, उनमें मैं अकेली थी। और मुझे भी नहीं पता था, ये तो मेरे एनएसटी पास आउट होने के बाद कुछ लोगों ने, मित्र लोगों ने लिखा। और एक बहुत अच्छे राइटर हैं उत्तर प्रदेश के, मिस्टर सुधीर विद्यार्थी, उन्होंने पूरा राइटअप लिखा था। तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा मैं पहली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने मतलब बड़े प्रदेश में, इतने मंडल में मैं पहली लड़की थी जिसने एनएसटी में एडमिशन लिया था और बीएनए गई थी। तो मेरे बाद तो एक समझ लो बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया था लोगों का। और उसका एक रीजन मैं शेयर करना चाहूंगी, ये था कि मुझसे पहले, मैं बिना किसी का नाम लिए कहना चाहूंगी कि लोग डराते थे, एनएसटी तुम्हारे बस का नहीं है, यू कांट डू इट, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तुम बच्चे हो, बीएनए कभी नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन मैंने बीएनए किया, और मैं बीएनए करने के बाद वापस अपने शहर में आई और मैंने 2-3 नाटक किए। और राजेश सर हैं, राइटर इंजीनियर राजेश जी, उनका एक नाटक था गांधी ने कहा था, मैंने उसमें अभिनय भी किया और अपना एक नाटक खुद का किया, लेकिन वो तो लड़की है। तो मैं अलग अलग तरीके के काम करती थी। और मैंने स्ट्रिक्टली, कोई भी जा सकता है जिसको जाने की मेहनत करनी है और आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप जा सकते हो। तो उसका असर ये हुआ कि बाढ़ ही आ गई बीएनए में और एनएसटी में उसके बाद। क्योंकि एनएसटी करने के बाद भी मेरा सेम यही था कि आप जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए। हेलो। ठीक है वो, हाँ नहीं नहीं वो ठीक है कि वो आप में वो जज्बा था, आप निकले और आपने किया। लेकिन बहुतों को बहुत दिक्कत होती थी उस समय, वो जज्बा और वो घर से सपोर्ट, जो सपोर्ट मतलब पापा से मिल गया कि मतलब पापा ने लोगों ने पापा को मना लिया। हाँ, लेकिन मेरा उल्टा हुआ। मतलब फैमिली मान गई, लेकिन पूरी कॉलोनी ने ठेका ले लिया था कि हर समय, क्योंकि जब मैं थिएटर रिहर्सल पे जाती थी तो हर दिन कोई नया बंदा छोड़ने आता था, क्योंकि मैं रहती थी स्टेट में और रिहर्सल होती थी सिटी में। आज तो नहीं, पर आज से 20-22 साल, 24 साल पहले दोनों इलाकों के बीच में एक फॉरेस्ट जैसा आता था, मतलब एकदम सुनसान रहता है। तो ये पापा की शर्त रहती थी कि भाई कोई छोड़ने और लेने आएगा। लेने तो मैं कभी कभी खुद चली, पर छोड़ने ही उस बात पे पूरी कॉलोनी, पूरे सिटी में फेमस था, पता नहीं इतनी रात में करने क्या जाते हैं, इनका रात में ही काम क्यों होता। पहले तो वो टाइम था ना कि 6 बजा तो घर के अंदर, और हमारे घर में भी वही था। तो एक टाइम था कि पूरा शहर मेरी शादी करा देना चाहता था, एक्सेप्ट माय मदर। तो बहुत कुछ, मतलब वो एक था बहुत कि थिएटर करती हैं तो मतलब कुछ गलत ही करती होंगी, अच्छे घर की लड़कियां तो थिएटर नहीं करती हैं। अरे अरे वो तो थिएटर करती है, अच्छा हाँ वो जो थिएटर करती है, मतलब थिएटर करती है। तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कुछ किया नहीं, बस उनके वो आपको जानते भी नहीं है, बट वो आपके नाम से उनको प्रॉब्लम है। उसमें एक मजेदार किस्सा मैं बताऊं, मैं एनएसटी कर रही थी, तब मेरा भाई बहुत छोटा था जो बड़ा वाला है। तो उसके किसी दोस्त ने उससे कहा, गया तुम्हारी बहन तो थिएटर करती है। तो उसने कहा हाँ करती है, कहा थिएटर करती है। तो फिर क्या हुआ, उसके एक ऑफिसर है, उसको बहुत खराब लगी ये बात कि मेरे दोस्त मतलब ऐसे बोल रहे। लेकिन उसका एक सीनियर ऑफिसर आए और व्हेन ही नोज की अक्षय की बहन जो है वो थिएटर करती हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और बहुत सीनियर ऑफिसर था फैक्ट्री का। और उनके इनविटेशन के बाद तो अक्षय की बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि वो जानते थे एनएसडी क्या है, उनको पता था थिएटर क्या है, वो आर्ट से बहुत लगाव रखते थे। तो उनका एक जो इनविटेशन था वो मेरे भाई को मतलब उसके लिए बहुत एक पॉजिटिव वेब्स लेकर आया। और उसके बाद से उसने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ ठीक है थिएटर करती है ना, कुछ इसमें गलत क्या है, आप पहले देखो फिर बात करो। क्योंकि लड़के बहुत जल्दी बिदक जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। कोई बहन को या माँ को कुछ कह दे। तो ये एक था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, अगर आप गलत नहीं है तो समय लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन वो दौर थोड़ा अलग तरह का था। अभी तो बड़ा हाँ आसान हो गया है, अभी तो कोई कुछ भी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, कहीं जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है।
मतलब उस तरह के बंधन अब नहीं है। अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, अब लोग थिएटर को वो रिस्पेक्टफुली देखने भी लगे हैं। पहले उतनी रिस्पेक्टफुली बातें नहीं होती थी, हाँ, मतलब बड़ी दिक्कत रहती थी। मतलब थिएटर के अलावा क्या करता है, ये थिएटर तो करता है ठीक, वो तो एंटरटेनमेंट है, हो गया चलो हो गया, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। उसके अलावा क्या करता है, वो लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी होता था कि लड़का क्या करता है, थिएटर करता है, शादी नहीं होती उसकी, नौकरी करता है या नहीं करता ये बताओ आप। थिएटर तो ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं लगता होगा। है ये भी जी थिएटर करते हो, काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? जी मैं थिएटर से ही खाती हूँ। नहीं वो तो ठीक है, फिल्मों में कब आओगे? अच्छा हाँ नहीं, फिल्में तो आके चली भी गई। अरे मैंने तो देखी नहीं। अच्छा ठीक है, आप जाके देख लो, मैं क्या करूँ, आपने नहीं देखी। तो ये सवाल तो मुझे लगता है शाश्वत है और छोटे शहरों में बहुत है। इवन मैं तो अभी भी लोगों को फेस करती हूँ कि मेरे बाद जो भी लड़के और लड़कियां निकली हैं मेरे शहर से, सब मुंबई की तरफ चले गए ऑलमोस्ट सब, क्योंकि मैंने ही, उन्होंने देख लिया ना कि मैंने दोनों, मैं एनएसडी करने के बाद भी शहर में गई, मैंने पूरे 1 साल की वर्कशॉप की, बैक स्टेज की। पर वो भी सब लड़के काम तो कर ही रहे, अच्छा कर रहे, पर उन्होंने देखा कोई रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं। एक चीज मैं बताऊं, छोटे शहरों में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो वहां के दादा लोग होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता है अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी बच्चे को बताने लगो कि ये सब इतना मुश्किल नहीं जितना आपको बताया जा रहा है। तो वो पंगे मैंने बहुत लिए और उसलिए मुझे बहुत दिक्कतें भी आई। पर मेरा मेरा तो सीधा सा था कि वैसे ही ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली गर्ल्स को, नए लड़कों को, अगर आप उन्हें सही बात नहीं बता सकते तो आप गलत भी मत बताइए। तो ये एक मैंने बहुत फेस किया थिएटर में ही, थिएटर मतलब एनएसटी और बीएनए आने से पहले भी और उसके बाद भी। तो ये एक फेज आज भी है, मतलब एक मिसगाइड करना, चीजों को ठीक से नहीं बताना। और मेन यही है कि तुम हमारे अंडर में रहो। अरे भाई कोई किसी के अंडर में क्यों रहे, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे इतने, अभी तो मैं कह सकती हूँ वो स्टूडेंट्स जो शाहजहांपुर में थे, आज तो वो सब बड़े जवान हो गए लड़के। जब मैंने काम किया था एनएसटी, मतलब 14 साल तो एनएसटी पास आउट हुए भी हो गए, तो सब कोई 10 का था, कोई 12 का था, आज वो 24 और 25 सभी से एज ग्रुप के हैं। तो सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। और उसके बाद जब हमने वर्कशॉप्स वगैरह ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के की, वो स्टूडेंट्स, तो अगर आप किसी को सही गाइड करोगे तो वो कहीं भी जाए वो हमेशा आपको याद रखेगा। और ये डरते क्यों है ये मठाधीश, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये मैंने बहुत फेस किया है तब से लेके अब तक भी। आप बिल्कुल अभी सही भी कह रहे दिन हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए बातें उठा रहा था, छोटे शहर की या बड़े शहर की भी बात करें तो आज भी मतलब अपने अंडर ही लेडीज को रखना चाहते हैं, मेरे अंडर होनी चाहिए, वो आगे नहीं होनी चाहिए, मतलब हर जगह वो कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए मुझे समझ नहीं आता है ना, कि वो सम्मान देने में क्यों प्रॉब्लम होती है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। कि अगर काम में आ गया तो आप जाने दो, अगर किसी चीज में आ गया तो जाने दो, वो दिक्कत तो रहती है, ये तो है। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब हाँ, अपने आगे किसी को देखते नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैंने इसीलिए मठाधीश बोला मैंने ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। इसलिए मैं मतलब स्पेशली कि आप पहले हो, मुझे पता है, मैंने जाना है कि आप वहां से निकले, आपको क्या क्या दिक्कतें हुई वो आप जानते हो। अभी तो दिक्कतें थोड़ी सी कम है, लेकिन दिक्कतें वहीं की वहीं है। अगर कोई कहे कि बड़ा अच्छा सॉल्व हो गया, चीजें प्रॉब्लम से निकल गए, तो कोई चीज निकली नहीं है। अभी है, लेकिन उसका रूप स्वरूप बदल गया है, अब वो दूसरे तरीके से उसको लोग टैकल करते हैं, लेकिन अभी भी वो अटके वहीं है। तो वो आपकी बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छे से आपने बताया। इसीलिए लोग अपने शहर में जाके काम नहीं करते, या काम करते हुए थिएटर में आज भी लेडीज डरती हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, सामने वाला पता नहीं कैसे लेगा, किस तरह से डील करेगा, किस तरह से हमें समझेगा। तो ये चीजें आज भी हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप जब बीएनए गए तो बीएनए ने क्या चेंजेस आपके अंदर लाए, वो ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ता है, ये भी बहुत अहम विषय है कि ट्रेनिंग कैसे बदलाव करती है। यहाँ तक कि नहीं कि मतलब आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाए, बहुत अच्छे डिजाइनर बन जाए, आप बहुत अच्छे इंसान बनते हैं ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग वो भी फर्क लाती है कि आपकी जिंदगी के अप्रोच भी बदल जाते हैं। तो ट्रेनिंग ने आप में क्या चेंजेस किया। और बीएनए में एक चीज और होता था कि 1 साल की बैच में लड़कियां होती थी, 1 साल की बैच में लड़कियां नहीं होती थी। वो भी एक बहुत अच्छी सी कहानी है, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। हाँ,
मुझे लगता है मेरे बैच से पहले बीएनए में लड़कियां होती ही नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि होती थी तो हाँ, मेरे सीनियर बैच में लड़कियां नहीं थी। मेरे जूनियर में शायद थी कि नहीं थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। जूनियर में लड़कियां थी शायद, लेकिन मेरे सीनियर बैच में लड़कियां नहीं थी, ये सही कहा आपने। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बट बीएनए की ट्रेनिंग ऐसी थी कि लोग मिलके, दोनों बैच, जब भी प्रोडक्शन होता है तो बैच मिलके काम करते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता, हमें मिला बहुत, क्योंकि उसमें लड़कियां थी ही नहीं तो हम ही लोग थे। और ट्रेनिंग क्या करती है, बिल्कुल जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। ट्रेनिंग आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, और आपको आपकी कमी और आपकी खूबी उनसे आपको परिचित कराती है। जैसे वहां पे भाटिया सर ने बड़ी कोशिश की कि मैं एक्टर बनूं, और बहुत लोग मानते हैं कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज से कभी संतुष्ट नहीं होती हूँ। मतलब अगर मैं गुरुत्वाकर्षण के शब्दों में कहूँ तो मेरी आवाज कैरेक्टर्स के साथ बहुत कम मैच करती है। अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तब तो बिल्कुल ही मुझे पर्सनली लगता था मैच नहीं कर रही है। तो वो ट्रेनिंग आपको एक दृष्टि देती है कि आप अपने कमियों को समझ पाएं, सुधार पाएं। मैंने कोशिश बहुत की, बहुत लोगों ने मेरे साथ, डायरेक्टर्स ने कोशिश की। और ट्रेनिंग एक चीज और देती है, एक तो आपकी कमियां बताती है, आपकी खूबियों से भी आपको परिचित कराती है, और अगर आप में कोई खूबी है तो उसे निखारने का काम भी ट्रेनिंग करती है। जब आप इतने ढेर सारे टीचर्स के साथ होते हैं, जब कभी मैडम, क्या नाम था उनका, जो वहां पे पहले हम लोगों को पढ़ाती थी, आपको भी पढ़ाया होगा, पांडे मैम। कौन? पांडे मैम, अभी नाम याद आने से बता ठीक है। और जुगल सर हैं, या फिर अरुण सर हैं, या जो भी हमें वहाँ पे, हम लोगों का सबका तो काफी, दो डायरेक्टर से भी पढ़ा, और भी जो भाटिया सर आए थे बाहर से, रवि नागर जी के साथ जो काम किया हम लोगों ने म्यूजिक को लेकर, या जितने भी टीचर्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर टीचर आपकी एक नई खूबी की तरफ आपका ध्यान ले जाता है। अरे हमें पता ही नहीं था ये मेरे अंदर है। जैसे रघुनंदन सर आए थे, तो वो उनका था कि तुम अपनी तकलीफों पे ध्यान देना चाहते हो कि अपनी खूबियों को निखारना चाहते हो। अब डेफिनेटली ये सुन के हम यही कहते हैं कि जी हम खूबियां ही निखारना चाहते हैं, तकलीफों पे ध्यान नहीं देना चाहते। निशी निशी पांडे मैम। निशी हाँ, पांडे मैम। निशी पांडे, हाँ। तो जब जब वो पढ़ाती हैं वेस्टर्न ड्रामा, और देखिए हम लोग तो हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, है ना, हम लोग अंग्रेजी को सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, अंग्रेजी लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। तो जब वो पढ़ाती थी तो मुझे कभी नहीं लगा कि वो अंग्रेजी में पढ़ा रही हैं। ये मुझे बड़ी खूबी लगी एज अ टीचर उनकी। फिर और भी जो टीचर आए थे, चाहे वो रघुनंदन सर हो, तो मुझे ये लगा कि एक वहां पे पहली बार टूटा कि भाषा कोई दीवार नहीं है। अगर टीचर अच्छा है तो मेरे जैसे भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, और उन्होंने पढ़ाया बखूबी। तो ट्रेनिंग मुझे लगता है आपको आपसे परिचित कराने का बहुत अच्छा माध्यम है, अगर अच्छा ट्रेनिंग है तो। और मुझे लगता है उस समय जितने भी टीचर आए थे, कोई किसी से कम नहीं था, और हमने बहुत, मतलब जिस तरीके से मैं रॉ मटेरियल पहुंची थी बीएनए में, मुझे बहुत मजा आया वहां। और थिएटिकल लिटरेचर से मेरा परिचय हुआ। लिटरेचर मेरे घर में था, हम सब पढ़ते, मतलब हिंदी लिटरेचर तो धर्मिक हो, नंदन हो, सरिता हो, जितनी भी अच्छी बुक्स आती थी सब हमारे घर आती थी। और भी रामायण महाभारत तो हमारे यहाँ पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो लिटरेचर का, पर थिएटिकल लिटरेचर से मेरा परिचय बीएनए में हुआ। पहले तो जो नाटक करती थी उसी को पढ़ लेती थी, उसके अलावा कभी किसी ने कहा नहीं कुछ और पढ़ लो। मतलब किसी के पास होता ही नहीं था, सब अपने स्क्रिप्ट लेकर आए, बस वही भगवान है, उसी को पूजें, उसी को आप आगे बढ़े। उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, कोई नहीं परिचित कराता था। बीएनए जाने के बाद लगा रहे स्क्रिप्ट से बाहर भी बहुत कुछ है, और स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत कुछ है, और स्क्रिप्ट के पीछे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है जो आप बस ढूंढते रहिए। वो अगर अनुराधा मैम के शब्दों में कहूँ तो डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन, और सक्सेस कब होंगे उसकी चिंता मत कीजिए आप। हेलो। जी बताइए। हाँ, तो एक चीज बताइए, जब बीएनए आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने बॉम्बे के लिए नहीं सोचा कभी? आपने उसके बाद एनएसडी किया, तो एनएसडी क्यों, बॉम्बे क्यों नहीं? ओके, जैसा मैंने बोला कि मुझे
लग गया था बीएनए में कि मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती। हालाँकि वो पास आउट होने के बाद राजेश जी ने मुझे फिर कास्ट किया, फिर मैंने काम किया। हम वो शो लेके दिल्ली भी आए और बहुत सराहा भी गया। उसमें मतलब मैंने एक कम उम्र लेडी से लेके 70 साल की लेडी तक का रोल किया और लोगों को बड़ा मज़ा आता था। बस मुझे लगता था मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब मुझे इंटरनली मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सबको बहुत अच्छा लगता था। एक तो उस समय उम्र बहुत कम थी तो लोग करते थे, अरे 70 साल की, मतलब एक तो मुझे कोई झिझक नहीं थी 70 साल की लेडी का रोल करने में। और जब मैं करती थी, मतलब मुझे मेरी अपनी एक अलग तरीके की रिहर्सल होती थी, मेरा अपना प्रिपरेशन होता था। मैं जिस समय स्टेज पे हूँ तो मैं बबीता पांडे तो नहीं होती हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। फिर भी मैं अपनी आवाज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। नाटक भी किया, अभिनय भी किया और मैंने खुद का भी काम किया वहाँ पे। मतलब 6 महीने मैंने बीएनए की भी रेपर्टरी की, सब कुछ किया। बट ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझे लगता था बीएनए में शायद बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाई। और बीएनए एक ओवरऑल ट्रेनिंग आपको देता है। अगर आप नए-नए पढ़ना सीखे तो समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल है मेरे लिए बीएनए, या आप इंटर तक की पढ़ाई मान सकते हैं। मतलब अगर उस वजह से देखें तो। लेकिन फिर भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था फिर कि मैं करूँ क्या? अब क्या करूँ? अब तो इतना समय चला गया है। तो मुझे किसी ने कहा कि एनएसटी भर दो, एनएसटी कर लो। मैंने कहा एनएसटी अच्छा ठीक है। तो पहली बार भरा, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, मैं कहा छोड़ो, नहीं हुआ तो ना हो। क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आके मैंने साहित्य कला परिषद के लिए रेपर्टरी जॉइन की दिल्ली में। वहाँ भी करीबन मैंने 1 साल काम किया। लेकिन वहाँ पर जो शेखर सर मिले मुझे, जो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका दिया था सबके लिए कि जो लोग डिज़ाइन में कुछ काम करें, डायरेक्शन में करना चाहते हैं, वो लोग अपनी एक स्टोरी रेडी करें और हम लोग उसकी परफ़ॉर्मेंस करेंगे। तो मैंने भी की एक स्टोरी। मुझे जब उन्होंने चुनने को बोला तो मैंने भी अपना नाम दिया और मैंने भी किया और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था एलटीजी ऑडिटोरियम में। तो उन्होंने भी मुझे कहा, बेटा मुझे लगता है ना तुम एनएसटी भर दो। तो मैंने कहा क्यों? कहा देखो अगर तुम इसे ही करियर बनाना चाहती हो तो तुम एनएसटी कर लो। तो मेरे हस्बैंड कम फ्रेंड ने भी कहा कि अगर तुम्हें नहीं जाना है बॉम्बे तो तुम एनएसटी कर लो। अगर तुम एक्टिंग भी नहीं करना चाहती हो तो एनएसटी करो। तो ऐसे ही मेरे बहुत से अच्छे लोगों ने जब बोला तो मुझे भी लगा कि एक बार और ट्राई करने में क्या बुराई है, कर लेते हैं एनएसटी। भरा और सिलेक्शन किया, क्योंकि मुझे तो वहाँ भी यही सवाल था कि आप क्यों करना चाहती हैं? आप तो ट्रेंड होकर आई हैं। तो मैंने कहा ये तो हायर एजुकेशन है और प्लस ये है कि शायद जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ थिएटर की तो कोई ट्रेनिंग हमने ली ही नहीं है। तो मेरे लिए वो फर्स्ट स्टेप ही है बीएनए। और बीएनए के करिकुलम में और एनएसटी के करिकुलम में बहुत फ़र्क है। पहला तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया है। तो मैंने कहा वहाँ पे लिटरली मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा लिटरेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्सप्लोरेशन का समय हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिलता है। और मैंने सुना एनएसडी में अच्छा होता है तो मैं इसलिए करना भी चाहती हूँ। बहुत लंबा-चौड़ा मेरा इंटरव्यू हुआ था। तस्लीमा नसरीन से लेके और वो जो केस चल रहा था उस समय, वो जो छोटी बच्ची दुबई शेख वाला जो था केस, वो सब इतना डिस्कशन हुआ, मुझे लगा अब ये मुझे फिर से नहीं लेंगे। बट हो गया। ले लिया उन्होंने एनएसडी में। तो आपने बड़ा खूबसूरत बताया कि बीएनए और एनएसडी में अंतर क्या है। कि सच में मतलब बीएनए में हमने जो पढ़ा वो एनएसडी में शायद नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़ा नहीं, अंतर है नहीं। कि स्टेज मैनेजमेंट हमें बीएनए में स्पेशली पढ़ाया जाता है, प्रॉम्प्ट बुक हुँ, क्या होती है बताया जाता है, बताया लिटरेचर जाता बहुत अच्छे से समझाया जाता है। है। सेल्फ की हुँ, खोज उतनी नहीं होती जितना स्कूल में जाके होती है एनएसडी में। बड़ा सुंदर बताया आपने कि सेल्फ की खोज करने के लिए जाना है तो एनएसडी जाओ, लेकिन थिएटर हुँ, पढ़ना है तो बीएनए जाओ, तब को समझ में आता है कि डेफ़िनेट। है ना। तो बड़ा बड़ा मतलब एक्चुअली इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी किया कि मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से हम भागते हैं यहाँ। और यहाँ स्केल भी बहुत बड़ा मिलता है दिल्ली आने पे कि हमें हाँ, बहुत कुछ हाँ। देखने को मिलता है। अच्छा, बसंत जी का एक प्रश्न है, अभी आपने बताया भी उसका आंसर। बसंत जी उसी बात पे पूछ रहे थे। बसंत जी बहुत अच्छे एक्टर है, इनकी फिल्म में भी आई है ही हमार चुनौती बा बिहार में। तो उनका एक प्रश्न है कि मैम एक सवाल मुझे परेशान कर रखा है कि अगर किसी कैरेक्टर की किसी उम्र 25 का है। किसी हाँ जी। हुँ, हुँ, और उसकी आर्टिस्ट की उम्र 48 की है, 38 की है,
तो वो कैसे करेगा, उसको क्या दिक्कत होगी, कैसे कैरेक्टराइजेशन करे? ओके। ओके। सो सो बसंत जी बसंत नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा ये मानना है आर्टिस्ट की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। आर्टिस्ट की उम्र वही होती है जो कैरेक्टर की उम्र होती है, और इसीलिए कहा जाता है ना आर्टिस्ट के अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है। तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। आप 38 के क्या, आप 50 के हो जाइए। आपको 15 साल के लड़के की जब कैरेक्टर मिलता है और आप अगर फील कर सकते हैं कि आप हैं 15 साल के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कैरेक्टराइजेशन का प्रोसेस अगर आपने एक बार समझ लिया, आप उस जर्नी में चले गए, फिर उम्र तो एक वैसे भी एक नंबर ही है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरे ख्याल पता से है मुझे अगर आपको पता है कैरेक्टर। हाँ, मुझे लगता है वो शायद थोड़ी फिल्मों की भी बात कर रहे होंगे। वो फिल्म करते हैं क्योंकि फिल्मों में एज बड़ा काउंट करता है ना, तो हाँ। शायद। हाँ। ओके, तो फिल्मों के लिए तो मुझे ये लगता है कि अगर फिजिकल कास्टिंग है तब तो चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक एज ग्रुप ऐसा आता है जो आप काउंट करते हैं हर तरफ। जैसे अगर आप 30 के हैं तो 30 to 40 वाले एज ग्रुप में आप आराम से फिट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई एज बार नहीं कि 30 पे एक बाल सफेद होगा, 35 पे दो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे ही एक दूसरा फिर पड़ाव आता है, आप 40 से 50 तक का, तब आप बहुत मुश्किल होता है बताना कि आप 40 के हो 50 के हो, है ना। लेकिन हाँ, एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है फिल्मों में भी बहुत काउंट करता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा, जैसे आप बहुत लोगों को देखोगे जो 55 में भी एकदम यंग लगते हैं, मतलब आप उनको काउंट करके 35 से ज्यादा का नहीं बताते हो या 40 का नहीं ऐसे ही बहुत से बच्चे बहुत जल्दी बड़े लगने लगते हैं और बहुत से बड़े बच्चे लगते हैं। तो ये अगर फिजिकल कास्टिंग है तो थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी प्रेजेंटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और हो जाता है। और मुझे लगता है फिल्मों में तो हीरो अगर अगर देखो तो वो तो हमेशा 55 का होने के बाद भी 25 की हीरोइन के साथ काम करता है। तो एक तरफ तो हीरो के मामले में तो उम्र तो कोई बार है ही नहीं, और अब कैरेक्टर के लिए भी कोई उम्र बार नहीं रह गई। अगर आप देख लो तो ऐसी कोई दीवार खड़ी नहीं होती है, अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं तो, और आपके डायरेक्टर को पसंद आता है तो। मैं तो हाइट वाइट को भी नहीं मानती, इसीलिए मेरे मेरे प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में इश्तियाक जी ने भीष्म इश्तियाक। का रोल किया था। जी, कुछ नेट की दिक्कत हो रही थोड़ी थोड़ी। हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ, हाँ, मैं मैं ठीक सुन रही हूँ। हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। अच्छा, ये धीरज जी का भी क्वेश्चन है कि आप एक अनुसार डांस, आपके अनुसार डांसर ज्यादा मुश्किल डांस ज्यादा मुश्किल है या प्ले में रोल करना? बिकॉज प्ले में बहुत कुछ याद करना होता है और डांस में बहुत कुछ करना होता है। धीरज, धीरज। किसी को किसी किसी को किसी से कंपेयर करना मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूँ। और कुछ भी आसान नहीं होता, और ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैंने बोला ना, एक टाइम था, अब नहीं कर पाती, बट एक टाइम था जब मैं शुरुआत में इवन एनएसटी तक मेरा रिकॉर्ड था कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद होती, तो मैं कभी याद नहीं करती थी स्क्रिप्ट। मतलब रिहर्सल पे बैठे 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 मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी। और इसी खूबी के चलते मुझे पास आउट होने के बाद भी हमारी जूनियर मीता ने स्पेशली बुलाया था जब जॉन सर आए थे, क्योंकि मैं सुन के बता देती थी किसने कौन सा डायलॉग गलत बोला या मिस कर दिया। तो दोनों अपनी जगह मुश्किल हैं और दोनों ही अपनी जगह आसान हैं। नहीं, अगर थिएटर करना है तो आपको डांस भी आना चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए, थिएटर भी आना चाहिए। और सब कुछ। सब कुछ। हाँ, मतलब ये आप बच नहीं सकते ये कह के कि मतलब ये कठिन है और ये इजी है। मतलब जितना जितना आप जान लो उतना कम है, क्योंकि क्योंकि थिएटर में तो सब कुछ जानना जरूरी है। कि आपको न्यूज भी सुनना है, आप कहते मैं न्यूज क्यों सुनूं, मेरा न्यूज से क्या काम। न्यूज नहीं सुनोगे तो कंटेम्प्रेरी कैसे बनोगे? अभी हालात क्या चल रहे हैं कैसे पता चलेगा? जी, अनिल मिश्रा जी आपको हेलो बोल रहे हैं और शोमाली जी हैं। अच्छा, अनिल जी पूछ रहे हैं जी, आ गया।
तुमने यूनिवर्सिटी से पहले एस्केपी रेपेट्री में काम किया, कहानियों का डायरेक्शन किया था, बहुत बहुत अच्छा था, वो आपने बताया भी। और अनिल जी उसके हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। अच्छा, शोमाली बिष्ट जी भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। और सुषमा दी ने एक प्रश्न किया है। सुषमा दी कह रही हैं कि बबीता जी, आपने बहुत सारे प्ले में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, नाटक के कॉस्ट्यूम आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे, आपको कैसे अपने हैंडल किया? कोई मतलब कौन से नाटक की कॉस्ट्यूम आपके लिए करना चुनौतीपूर्ण था और उसको आपने कैसे हैंडल किया? ओके, सुषमा दी को नमस्कार। जी। नाटक मेरा साथ प्लस पॉइंट अभी तक ये रहा है कि मैंने जितने भी नाटकों की कॉस्ट्यूम की है, मैं उनमें शुरू से जुड़ी रहती हूँ। ये मेरे साथ प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं एज अ डिजाइनर कभी भी बाहर से कूदना पसंद नहीं करती जब तक कोई बहुत मजबूरी ना हो। तो लेकिन अभी एक लेटेस्ट में हमने नाटक किया था, इन योर हैंड्स, लास्ट ईयर टू लॉकडाउन से पहले। तो उसमें जो एक तो ये अलग विधा का नाटक था, बच्चों के लिए परफॉर्मेंस थी बड़ों के द्वारा, और उन्होंने उसमें 2 स्टेज दिखाए थे, एक अंडर वाटर एंड मतलब सारा उसके सारे अंडर वाटर जितने एनिमल्स होते हैं उनको क्रिएट करना था, और एक बाहर इंसानों को था। तो उसमें जब आपको एट अ टाइम 2 चीजें क्रिएट करनी होती हैं, तब आपको थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि लाइटिंग एक साथ आ रही है, सेट्स एक साथ, और सेट बहुत हैवी नहीं बना सकते आप लाइटिंग बहुत, क्योंकि आप जिस तरीके की विधा के लिए काम कर रहे हो वहां पर बहुत सी चीजें अलाउ नहीं होती हैं। आपको मिनिमम में मैक्सिमम क्रिएट करना है, मैजिक क्रिएट करना होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बाद आप बीच में उसको रोकते भी हो। पार्टिसिपेटरी नाटकों में आपको रोकना पड़ता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बच्चे छू कर भी देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, तो है कैसा ये। तो उसका दोनों का क्रिएट करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल तो नहीं लगा, पर उसमें थोड़ा समय लगा था हमें, क्योंकि हमें टेक्सचर चुनना था 2 तरीके का, जो एक अंडर वाटर में भी 3 स्टेज थे, कि जब बहुत अच्छा पानी था, फिर थोड़ा गंदा होना चाहिए, फिर बहुत ही गंदा जब हमने कचरा उसमें डाल दिया। तो वो 3 चीजें उसमें क्रिएट करनी थी। और सेम आउटर बर्ड की बात हो रही थी कि आउटर बर्ड में भी कैसे लोग धीरे धीरे अच्छे से बुरे की तरफ जा रहे हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। फिर वो एक जो अंडर वाटर के जीव जब बाहर आ जाते हैं, तो तब उनको एक बिल्कुल डिफरेंट क्रिएचर रेडी करना, जो आपका अपना है पर आप पहचान नहीं पा रहे हो। एक ये बहुत मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। टेक्सचर डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा था मुझे, बाकी डिजाइनिंग का कुछ इतना वो नहीं था, क्योंकि हम लोग शुरू से जुड़े हुए थे डेनियल सर के साथ। एक हमने पास आउट होने के बाद एनएसटी के लिए एक शो बाहर गया था, रोमियो जूलियट, उसका कॉस्ट्यूम मैंने किया था। वो इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था कि एक तो विदेशी प्ले और विदेश में ही जाना है। वो 5 कंट्रीज में शायद उसने रन किया था, दिनेश खन्ना सर ले गए थे। तो उसमें चुनौती मेरे पास ये थी, मुझे जितने भी सजेशन या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि हम शेक्सपियरियन स्टाइल का कॉस्ट्यूम कर दें, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने बहुत दिन लंबी चौड़ी बहस हुई, मैंने कहा अगर देखो विदेश में शेक्सपियरियन नाटक दिखा के हम क्या करेंगे, अगर हम शेक्सपियरियन स्टाइल में ही दिखाएंगे, क्योंकि हमसे बेहतर तो वो शेक्सपियरियन स्टाइल जानते हैं, और नाटक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने उसमें पूरा इंडियन स्टाइल में पूरा कॉस्ट्यूम किया था। उस पे कलर को लेके बहुत ज्यादा स्टडी हमें करनी पड़ी थी, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, नॉट ओनली द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्योंकि जो उसकी थीम है, जो उसका इशू है, प्रेम, ऑनर किलिंग, ये तो तब तक बहुत था। तो इन सब चीजों को लेकर हमने उसके कुछ प्राइमरी कलर डिसाइड किए थे, जैसे हमने येलो रखा था, हमने जितने भी लाइट कलर हो सकते वो सारे जूलियट के लिए रखे थे, और जो डार्क कलर थे वो उनकी फैमिलीज को दिए थे। तो जब वो क्योंकि बहुत वो भी बाहर जाना था, नाटक मिनिमम में जाना था, और लास्ट में ओके कॉस्ट्यूम ही सारा जा पाया, क्योंकि वही मिनिमम में मैक्सिमम क्रिएट हो पाया था। बाकी सब बहुत हैवी था, तो काफी कुछ इधर ही रहेगा, क्योंकि उनको जर्नी करना था। वो भी एक हमारे पास शर्त कि देखो इसको वॉल्यूम कम होना चाहिए, वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसमें हमने बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो,
तीनों चीजों को आपको चीजें लाइट वेट भी रखनी और हैवी भी सेम टाइम पे दिखानी है। उस समय टेक्सचर में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेक्सचर अगर आप जो सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मिलना और वो लाइट के साथ मैच करना, ये बहुत। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि हम एनएसटी के अंदर थे, तो मैंने काफी कॉस्ट्यूम उसका जो था एनएसटी के वार्डरोब से ही निकाला था, कि जो उसको लेकर फिर हमने रिक्रिएट किया था। और वो नाटक गया भी था 5 देशों में, और सुना है काफी अवार्ड अवार्ड भी लेकर आया था कॉस्ट्यूम में। अच्छा, राजेश सिंह आपको हेलो बोल रहे हैं, और प्रदीप दादा भी आपको देख रहे हैं, प्रदीप चौधरी दा। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू प्रदीप जी। फिल्मों से टाइम फिल्मों निकाल से के टाइम आए निकाल आप। के आए आप। हाँ, उनकी तो शूटिंग चल रही है अभी। ओ माय गॉड, ओ माय थैंक यू गॉड, राजेश। थैंक यू राजेश। अच्छा, सोमाली बिष्ट जी आपसे एक प्रश्न पूछ रही हैं कि जी शाहजहांपुर से दिल्ली और अब त्रिपुरा, क्या डिफरेंस लगा थिएटर को अपनी जर्नी के पर्सपेक्टिव से किसी भी महिला आर्टिस्ट को जानने और समझने में? थैंक यू थैंक सोमाली, यू सोमाली, आप आए, आप आप सुन आए, रहे हो, आप उसके सुन लिए रहे हो, बहुत बहुत उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर का थिएटर तो नॉर्मली हमने या तो एक्टिंग की है या डायरेक्शन किया है, तब डिजाइन पे इतना हमारा ध्यान नहीं जाता था, और ओवरऑल डायरेक्शन कर रहे थे तो डिजाइन अपने आप ही दिमाग में जो चलता था वही एग्जीक्यूट कर देते थे, अपनी जेब से ही सारा पैसा लगाना होता है। और जब वर्कशॉप की तब भी हमने जितना भी हमें पैसा मिलता था हम सब लगा देते थे, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए कि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। इवन हमने जब गोरखपुर में एक वर्कशॉप की थी, और गोरखपुर की वर्कशॉप में हमने मंटो का चुनाव किया था, तो हमने 2 वजहों से मंटो का चुनाव किया था कि मंटो अपने आप में बहुत बोल्ड हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मंटो की कहानियों को परफॉर्म करें, वो भी लड़कियों के साथ। और उस वर्कशॉप में काफी लड़कियां थीं, तो मंटो करने के पीछे ये था कि मंटो करते हुए आप ग्रोटोवेस्की की डिजाइन का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो मिनिमम में मैक्सिमम क्रिएट होता है। तो डिजाइन को जब आप समझ लेते हो, या किसी भी चीज की जब आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब चीजें करने में सिर्फ वहां के लोगों का जो सपोर्ट होता है, जो आपके एक्टर्स होते हैं, उनके साथ ही आपकी जर्नी अच्छी या बुरी बनती है। तो टचवुड मेरी जर्नी में सब अच्छे ही रहे लोग, और जितनी भी जब दिक्कतें आती तो मुझे लगता है ओके, एक्सेप्टेड, चलो आगे बढ़ो। तो वहां से काम किया, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में भी मैंने ज्यादातर डिजाइन का काम किया, डायरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं किया दिल्ली में मैंने। दिल्ली में ये था कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, आपके पास वैरायटी मिल जाती है, आप जो चाहते हो आपको मिलता है। मतलब आपको चांदनी चौक भी है तो आप सरोजनी नगर भी जा सकते हो, आप फिर लक्ष्मी नगर, मतलब वैरायटी, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ये चाहिए चलो वहां मिलेगा। बजट अच्छा होता है दिल्ली वालों के पास। त्रिपुरा जब हम आए तो पहले तो हमने जब यहाँ के नाटक देखे तो हमें, मतलब हमें आदत नहीं रह गई थी इतने लंबी चौड़ी, वाचिक बहुत है बंगालियों में। बंगाली बिना वाचिक के काम नहीं कर सकते। सो पहले तो बस एक बैचमेट था, यहाँ तो पूरी की पूरी मतलब कम्युनिटी। तो हमें, लेकिन अब हम एनएसटी से जुड़े हुए थे तो लोग बुलाते थे मैडम आइए, और मैडम को जाना पड़ता था, पूरा नाटक देखना पड़ता था 2 घंटे 2.5 घंटे, जिसकी बिल्कुल आदत नहीं रह गई थी। जब तक गोविंद जी आते हैं मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। तो उसमें टाइम मुझे समझने में, मुझे लगा अभी तो बंगाली समझनी पड़ेगी, बंगाली को समझना होगा, नहीं तो मैं ये नाटक नहीं समझ पाऊंगी, और जब नाटक ही नहीं समझूंगी तो करूंगी कैसे। तो इसके लिए मैंने, और अच्छी बात है बंगाली बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बंगाली आप आराम से समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर आपको थोड़ी संस्कृत आती है, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो बंगाली समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बंगाली समझने की कोशिश की, बंगाली का लिटरेचर फिर से पढ़ा, और बंगाली नाटक तो हमें देखने ही पड़ते थे साल में 8-10, यहाँ बहुत नाटक होते हैं, बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, मतलब इतने ज्यादा ग्रुप हैं और हर ग्रुप नाटक करता है, टिकटेड शो भी करते हैं वो लोग। तो ये इनके कल्चर में बहुत ही प्लस पॉइंट है, और बच्चों को शुरू से दिखाते हैं नाटक, जैसे हमारे बोलते हैं ना नाटक में बच्चे अलाउ नहीं है, यहाँ बच्चे अलाउ नहीं तो लोग नहीं आएंगे। तो वो एक जो कल्चर डेवलप, वो यहाँ समझ में आता है कि जब आप बच्चे को नाटक दिखाओगे नहीं शुरू से, अचानक 18 साल का ले जाओगे, तो वो क्यों देखेगा बूचड़ खाना, वो बिल्कुल नहीं देखेगा। और पहला नाटक उसने अगर बूचड़ खाना देख ले तो लैला मजनू देखने कभी नहीं जाएगा वो। लेकिन यहाँ के कल्चर में है कि लोग नाटक करते हैं, नाटक बच्चों को अलाउ है,
बस जो बच्चे शोर करते हैं वो बाहर चले जाएं, बाकी सब बच्चे बैठ के अच्छे से नाटक देखते हैं। जब हमने यहाँ पे नाटक करना शुरू किया तो भाषा की समस्या थी, क्योंकि वो लोग नाटक हिंदी में करना चाहते थे। कहते मैडम आप हिंदी में कीजिए, हमें हिंदी में करना है। हमने बोला, बंगाली बोले नहीं हम तो हिंदी में करेंगे, आप हिंदी में कीजिए। तो ट्राइबल की लैंग्वेज अलग है, यहाँ 19 लैंग्वेज हैं ट्राइबल्स की, और प्लस बंगाली के 4-5 बोलियां हैं, तो 25-30 के आसपास लैंग्वेज है। सबने कहा नहीं जी हम तो हिंदी में करेंगे, आप कितनी लैंग्वेज समझोगे, तो हिंदी में करेंगे। तो मुझे एक मतलब यहाँ आकर मैंने ये समझा, और एक जो राइटर हैं उदय राज जी, उनका भी मुझे सानिध्य यहाँ मिला, तो उनसे भी डिस्कशन हुआ कि हम जो है हम उनका टोन बदलने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम उनका हिंदी का डिक्शन ठीक करें, और उसकी जरूरत भी नहीं है। वो जैसी हिंदी बोलते हैं हमने उसी हिंदी में उन्हें एक्सेप्ट किया, उसी में काम कराया, हमने क्लासिकल भी किया, हमने और भी काम किए। बट हमने कभी भी उनसे, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर बंगाली नाटक कर रहा है और वो हिंदी बोल रहा है, यही बहुत अप्रिशिएट, और वो अपनी बात कह पा रहा है, आप तक कन्वे हो रहा है, तो आपको भाषा आप किसकी भाषा सुधारना चाहते हो? आर्टिस्ट तो कन्वे कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। और वो ये एक चीज मैंने यहाँ की सीखी कि आपको जब आप किसी दूसरी भाषा में काम करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि आप उसका डिक्शन ठीक करने बैठे, जब तक कि बहुत जरूरत ना हो, आपको कहीं एग्जाम ना देना हो। तो नाटक को नाटकीयता के साथ, उसी में बहुत मजा है। जब वो हिंदी बोलते हैं तब वो आपको जो मजा आएगा सुनने में, उनकी सीरियसनेस के साथ, क्योंकि बहुत सीरियसली काम करते हैं वो लोग, तो वो जो मजा आएगा, अगर मैंने उनकी हिंदी सुधार दी तो बाकी सब चीजों से उनका ध्यान हटके सिर्फ डायलॉग पे चला जाता था। वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, बोलो जैसे आपको बोलना है, खाबो पीबो जाबो, जो बोलना है बोलो। और अच्छी बात यह है यहाँ पे भोजपुरी भाषी बहुत लोग हैं, और बंगाली और भोजपुरी बहुत पास पास है, तो उनको बहुत आनंद आता है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस यहाँ मेरा बहुत अच्छा ही रहा है। अभी तक कोई बंगाली नाटक नहीं डायरेक्ट किया, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, वो हिंदी ही नाटक करना चाहते। नहीं, इसी बात पे बापी सर भी हमारे साथ। तो बापी दा बोल रहे हैं कि मैं बंगाली देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो वो सर ही करेंगे बंगला में नाटक, बापी दा। हाँ सही बात है, मतलब सही है बिल्कुल। भाषा को लेके इतना वो क्यों बांधना, क्यों बांध दिया फिर नाटक नहीं हो पाएगा, फिर भाषा पे काम होता रहेगा, फिर हम भाषा ही सुधारते रहे, फिर नाटक नहीं हो सकता। अच्छा, आपने आज कुछ आने वाला है आपका, मतलब नाटक या क्या, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। आप बहुत ये गपशप शुरू होने से पहले आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में। एक्चुअली त्रिपुरा ने तो बहुत कुछ दिया है मुझे 8 साल में। मतलब एक तो बहुत खूबसूरत जगह है ये, और इसकी खूबसूरती किसी भी मायने में आपको किसी कश्मीर से कम नहीं लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप यहाँ आकर देखते हैं तो त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, और इतनी वैरायटी के लोग हैं यहाँ, इतना वैरायटी का कल्चर है। मैं हमेशा सोचती थी यार इसको, सब लोग तो यहाँ घूमने नहीं आ सकते, लोगों के मन में एक बड़ा डर है। पूछते थे लोग मुझे फोन करके, त्रिपुरा क्या कर रही हो तुम, दिल्ली छोड़ के त्रिपुरा क्यों चली गई? मैंने कहा आज कह रही नहीं नहीं, वहाँ की तो बहुत नक्सल की समस्या है, बॉर्डर एरिया ये वो है। तो एक मतलब जो एक नेशनल पे जो आप इमेज दिखाते हो, वो इमेज बहुत हाईलाइटेड रहता है। तो मैंने इतने सालों से मैं लोगों को यही बता रही हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समस्याएं तो दिल्ली में भी हैं, देखिए ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में समस्या ही नहीं है। तो मुझे ये मौका मिला 2 साल पहले 3 साल पहले, जब यहाँ पे अनाउंस हुआ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया चैनल खुला अरुण प्रभा, और अनाउंस किया गया कि नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज होंगी हिंदी में। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बबीता मैंने तो, मतलब मेरा बैचमेट है बीएनए का, उसने बोला मैं भी एक डाला है प्रपोजल, तो बोलो तुम कोई स्टोरी बताओ मुझे अच्छी सी। तो मैंने कहा मैं सब कुछ बताऊंगी, मेरी शर्त एक ही है, अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको त्रिपुरा आके शूटिंग करनी होगी, त्रिपुरा के लोगों के साथ। तो उसने कहा ठीक है, सब अच्छा रहा तो कर लेंगे। तो इस तरीके से वो मैंने उसमें एज अ क्रिएटिव हेड में जुड़ी। उस सीरियल में चमोराई अम्पा एक प्रेम कथा, वो त्रिपुरा की ही संस्कृति पे आधारित है वो कहानी, एक पूरी प्रेम कथा। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की उसमें मैक्सिमम एक्टर एक्ट्रेसेस ने काम किया है, उसमें भी हमने हिंदी किसी की नहीं सुधारी है,
क्योंकि वो डिक्शन अगर उनका चला जाएगा तो आपको उसका मजा नहीं आएगा। सिर्फ जो फैमिली बाहर की है वही बॉम्बे के लोग हैं, बाकी सब यहीं के लोग हैं। फिर उसमें मैंने गीत भी लिखे क्योंकि उनको एक नई पोएट्री चाहिए थी, उनको पुराना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इस तरीके से वो नाटक की सीरियल की पूरी शूटिंग त्रिपुरा में हुई। और जब आप उस सीरियल को देखोगे, खासतौर से अगर आज और कल का एपिसोड देखेंगे, तो उसमें उन्होंने 2 गानों में पूरे त्रिपुरा को समेटा है। जितनी भी यहाँ की खूबसूरत चीजें हैं उस सबको हमने शूट किया है उस 2 गानों में। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, गाने का भी आनंद आएगा और यहाँ के संस्कृति से भी आप परिचित हो पाएंगे। जरूर। अजय मुखर्जी आपको हेलो बोल रहे हैं। अजय मुखर्जी इलाहाबाद से हैं और आपके एक स्टूडेंट हैं विष्णु नारायण, उन्होंने जालंधर में आपकी एक वर्कशॉप की थी। ओके। बसंत जी कुछ पूछ रहे हैं, ये मैं स्क्रीन पर पूछिए। डाल देता हूँ। मैम असमीज और बंगला सीख लूं? सीख लिया। क्योंकि बहुत मीठी है, मीठी भाषा है, भाषा है। खूब भालो भाषा। मैं बांग्ला त्रिपुरा आया था और क्या निशान के रेडी हो गया, दस्तान रेडी गो। एंकरिंग करने के लिए वो आए थे। उनका कोई प्रश्न नहीं, वो एक बात बता रहे हैं, वो त्रिपुरा गए थे। तो त्रिपुरा में जो आपने ट्रेनिंग ली, तो एज अ डिजाइनर कितना काम करने का मौका मिला, कैसे आप अपने आप को देख पाते हो वहाँ पे, कैसे अपने जो आपने यहाँ से सीखा उसको कैसे वहाँ पे क्रियान्वित करते हो आप? त्रिपुरा में मैं जी आई तो मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी ही थी यहाँ पे त्रिपुरा। और जब डिजाइन करना, डिजाइन पढ़ना ऐसा टोटली डिफरेंट थिंग, और डिजाइन पढ़ाना ये बिल्कुल नया आयाम है। ये पहले वर्कशॉप में मैंने किया है, प्रैक्टिकल किया है एनएसटी पास आउट होने के बाद शाहजहांपुर में पूरे 1 साल बैक स्टेज की वर्कशॉप की थी मैंने, और उसी को लेके सारे नाटक वगैरह भी रेडी किया था, जो भी किंग लियर किया था, प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की थी, और ढेर सारी पोएम्स की थी हमने, क्योंकि हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के लोग आए थे। तो वो एक साल की जो मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली थी अपने आप से और लोगों से, वो मुझे त्रिपुरा की टीचिंग में बहुत काम आई। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है बेसिकली वो स्टूडेंट्स टीचर हैं। मतलब यहाँ पे टीआई में वो लोग आते हैं जो आगे जाकर ड्रामा एज अ टीचर सीखने के लिए आते हैं, उसको उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, जाके करिकुलम में जाके अप्लाई करेंगे। उनको पढ़ाने के लिए मैंने पहले खुद टीचिंग पेडागोजी पढ़ी और आज भी पढ़ती हूँ कि कैसे पढ़ाना है। ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अब एनएसडी कर लिया आई कैन डू एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज सीखना, सीख के एक्सप्लोर करना टोटली डिफरेंट थिंग। और उसको जब आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप एक भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे किसी को, उसके साथ जिंदगी भर रहेगी वो, तो उसके लिए पैडागोजी, टीचिंग पैडागोजी की जरूरत होती है, जो यहाँ पे उनको तो पूरे साल वही पढ़ा जाता है। पर मैंने भी उसको पढ़ा, समझा, रीडिंग की, नोट्स बनाए, और फिर एक्सरसाइजेस, कन्वेंशंस लेके एक्सरसाइजेस में चीजों को डिवाइड किया। जैसे मैं जब यहाँ पे 10 नाटक पढ़ाती हूँ विश्व के, क्योंकि ये सब नॉर्थ ईस्ट का 50% रहता है यहाँ पे, और नाटक तो नॉर्मली आपको पता है अदर्स भी नहीं पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तो वो जो विश्व के 10 नाटक हम यहाँ पढ़ाते हैं, उनको हर नाटक के लिए हमने एक्सरसाइज रेडी की। जैसे अगर आप किसी को रोमियो जूलियट पढ़ाओगे, इतना मोटा नाटक है, उसको तो नींद आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नाटक नहीं पढ़ाते, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक लड़की उठा ली, जूलियट बना दिया उसको, एक रोमियो उठा दिया, उनको सिर्फ ये बोला भाई आप में प्रेम है बट आपकी फैमिली रेडी नहीं होगी कभी भी। अब बाकी सब वो इम्प्रोवाइज करते हैं, कैरेक्टर जुड़ते जाते हैं। जब वो कैरेक्टर जुड़ते जाते हैं तब हम उनको कुछ नाटक के स्पीचेस पकड़ा देते हैं, ठीक है अभी आपने ये बोला, अब इसकी जगह ये बोलिए। तो धीरे धीरे वो एक तरीके से आधा नाटक तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनको नहीं पता वो रोमियो जूलियट कर रहे हैं, पर वो नाटक एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें मजा आने लगता है तब हम उन्हें स्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये स्क्रिप्ट है और ऐसा ऐसा है। फिर जब वो रीडिंग लगाते हैं, फिर बीच बीच में हम उसको इम्प्रोवाइज करने को देते हैं। उस तरीके से जब आप उन्हें लिटरेचर पढ़ाते हो
फिर उनको समझ में भी आता है और उनको मजा भी आता है। तो ये जो टीचिंग पेडागोजी कन्वेंशंस के साथ ये मैंने ये त्रिपुरा की देन है जो मैंने यहाँ आकर सीखा। और डिजाइनिंग का भी मेरा यही कर, मैं कॉस्ट्यूम पढ़ा रही हूँ तो मैं उनके रीजन से शुरू करती हूँ। मैं कॉस्ट्यूम कभी ये कलर्स हैं और ये ऐसे नहीं शुरू करती, उनके रीजन से शुरू करती हूँ, उनके मौसम से शुरू करती हूँ, और फिर धीरे धीरे उनको टेक्निकल जो शब्द हैं कि भाई ये कलर साइकोलॉजी क्या होती है, ये इसमें इस रंग का क्या मतलब है, उस रंग का क्या मतलब है, टेक्सचर क्या है, लाइन क्या है, ये सब बाद में, पहले उनसे शुरू करो। उनकी और इतनी वैरायटी है यहाँ पे कॉस्ट्यूम को लेकर कि मतलब हमें तो हैरत, मैं बहुत अपने आप को वो खुशनसीब मानती हूँ कि मैं त्रिपुरा आई, क्योंकि आप यहाँ पे मैंने आसाम में बहुत साल पहले देखा था कला क्षेत्र में पूरा इतना बड़ा कॉस्ट्यूम का ही आपको मिलेगा। मतलब वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, म्यूजियम है, एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। यहाँ भी कई म्यूजियम है जिनमें आपको पूरी कॉस्ट्यूम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ में आती है। हम वहाँ उनको टूर पे ले जाते हैं। फिर जब वो खुद से जाना, मेरा ये है टीचिंग में भी, टीचिंग पेडागोजी का मेरा अपना रूल ये है कि स्टार्ट विद सेल्फ। जो टीआई का है मैंने उसको अपना लिया है टीचिंग में। स्टार्ट विद सेल्फ, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर आप आएंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखेंगे कि, क्योंकि आपको तो पता है ना, रंग तो हर जगह उसका अर्थ बदल जाता है। हमारे लिए जो काला है वो विदेशों में काला नहीं है, जो हमारे लिए सफेद है वो साउथ इंडिया में उसका डिफरेंट। साउथ इंडिया में तो आप देखो व्हाइट में ही उस दुल्हन सस्ती है। तो जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन है, कल्चरल रीजन है, उसकी जो ओरिजिन है, वो सब सेल्फ से शुरू करते हैं वो, फिर हम दूर तक जाते। तो एक पेडागोजी के साथ टीचिंग करने का एक ये मैंने यहीं आके सीखा एनएसडी के बाद, और मुझे उसमें बहुत मजा आता है अब। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। पढ़ाना तो मतलब आप जितना पढ़ाते हो, जितना बताते हो, उतना और बढ़ते जाते हो। आपकी नई नई चीजें आप खुद खोजते रहते हो। राजेश जी कह रहे हैं बबीता जी आप डिजाइनर तो हो ही, निर्देशक तो हो ही, साथ में आप बहुत अच्छे अभिनेता भी हो, अभिनेत्री भी हो। हाँ, क्योंकि हम सब ने आपको देखा है अभिनय करते हुए। अच्छा, एक चीज और, मतलब डिजाइनिंग तो आप करते ही हो, लेकिन डायरेक्शन करना कम क्यों किया? कम फैमिली, एक तो फैमिली है, और दूसरा बीच बीच में बहुत से काम मैंने किए। पहले तो ये था कि शहर में तो बहुत काम किया मैंने, जाके पूरे साल भर डायरेक्शन ही किया। उसके बाद भी डायरेक्शन करने के लिए एक्चुअली आपको फुल टाइम जॉब है डायरेक्शन। जो फैमिली होने के बाद, बच्चे होने के बाद, जैसे जब मेरे हस्बैंड यहाँ त्रिपुरा आ गए तो मैं 3 साल अकेली थी दिल्ली में, तब मैं बीएलएड में टीचिंग कर रही थी। तो क्योंकि टीचिंग करना आपका 3-4 घंटे का काम है, मैक्सिमम 4 घंटे का, फिर आप फ्री हो। लेकिन डायरेक्शन फुल टाइम जॉब है और उसके लिए सारा हेडेक आपको ही लेना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टाइम मुझे कम रहा, इसलिए भी छूट गया। और जो मैं करना चाहती हूँ, मैं घिसी पिटी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करना चाहती। मैं जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, वो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। जैसे मैं अभी लेटेस्ट में पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटी में ग्रोटोबस्की को, तो मैं उनका फिर से पढ़ रही थी। मतलब पढ़ाने का ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ग्रोटोबस्की कहते हैं कि वो वहां जाके रुके लास्ट में जहां उनसे ये कहा गया नो नीड फॉर रिजल्ट। तब तक वो घूमते रहे दुनिया के अलग अलग देशों में, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे ना, पूरी एक एक्टिंग टेक्निक, डायरेक्शन, बेसिकली एक्टिंग टेक्निक की जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो वो वहां जाके रुके जहां उनसे रिजल्ट नहीं मांगा जा रहा था कि टेक योर ओन टाइम, जब आप कहोगे तब हम करेंगे। तो ऐसे एक्टर नहीं मिलते हैं। उनको आज बोलो आप नाटक करना है, मैडम शो कब होगा, तो वो शो कब होगा वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये है कि पहले आप प्रोसेस में आइए, जब पकेंगे तब हम सामने जाएंगे। हम आधे अधूरे में नहीं जाना चाहते। जैसे जो मैंने अभी, जो लास्ट मेरा नाटक मैंने यहाँ किया था, स्टोरीज में करती हूँ, कहानी का रंगमंच में कर लेती हूँ इजीली, क्योंकि उसमें 10 दिन की रिहर्सल होती है और मुझे स्टोरी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत क्लियर होता है मुझे क्या करना है। तो वो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, वो उसका डायरेक्शन मैं करती रहती हूँ, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे काफी ऑफिसेस में लोग जो जानते हैं वो बुलाते हैं कि भाई 10 दिन में स्टोरी करनी, हमारे लोगों के साथ ही करनी। तो वो तो हम काम करते हैं, बट एक फुल लेंथ प्ले का डायरेक्शन थोड़ा सा इस फुल टाइम जॉब की वजह से ही छूट गया है। तो जो मैंने लास्ट प्ले किया था संस्कृत वाला,
समागम, तो उसमें डांसर भी थे। हमने सारा पहले तो हमने 1 महीने म्यूजिक की ही रिहर्सल की। एक बहुत अच्छी मैडम यहाँ पे क्लासिकल की, उनको पकड़ के, तो उसमें भी लोगों को लगा अरे मैडम आपका म्यूजिक ही नहीं रेडी हो रहा, पूरा महीना हो गया। लेकिन जब उसका म्यूजिक रेडी हुआ तो वही सब लोग थे कि कहीं भी, मैंने कहा नहीं स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होगा ये। और वैसे लाइव चाहती थी मैं, बट जो सिंगर थे वो एक्टर भी थे, तो उनको कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम गा पाएंगे, तो हमने उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। तो मेरा 1.5 महीना तो म्यूजिक में ही चला गया। अब उनके लिए म्यूजिक बहुत छोटी सी चीज है, अरे मैडम 4 बीट ही तो है, अरे छोटा सा तो गाना है। लेकिन उनको नहीं पता वो छोटा सा गाना हमारे लिए नाटक में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो बताना समझाना बहुत मुश्किल काम है। फिर हमने 3 महीने टुकड़ों टुकड़ों में रिहर्सल की, क्योंकि एक ना एक एक्टर गायब हो जाता था। तो वो जो 4-5 महीने के बाद प्ले तो बहुत खूबसूरत निकला, पर मैंने सिर्फ उसका प्रीमियर ही किया, फिर मैंने छोड़ दिया, सबको पे आउट करके मैंने छोड़ दिया। क्योंकि पेशेंस नहीं है एक्टर में बिल्कुल भी। वो फटक से आज रीडिंग की और कल परफॉर्म कर लो, मतलब वो क्या करेगा उसको नहीं पता है। तब वो बोलता है अरे आपका काम है करवाना, अरे मैं तो तब करवाऊंगी ना जब आप रिहर्सल करोगे। तो ये एक जो टुवर्ड्स एक्टिंग लोगों का एक नजरिया है ना, और फिर ये कि अच्छा इसके बाद क्या मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं बोलती हूँ उसके लिए तो आप डायरेक्ट टिकट करा के जा सकते हो भाई, आपको एक नाटक करने की क्या जरूरत है। बॉम्बे के लिए तो, बॉम्बे तो कभी नहीं कहता ना आप एनएसडी करके आओगे तभी हम एंट्री देंगे, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गो। तो इसलिए भी थोड़ा सा डायरेक्शन मैंने छोड़ ही दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है कि डायरेक्शन में बड़ा भार होता है कि सब कुछ खुद संभालना होता है, सारी जिम्मेदारी। मतलब अगर आप डिजाइनर हो तो एक पक्ष देखते हो, लेकिन अगर डायरेक्टर हो तो सारा पक्ष आप देखते हो, तो वो तो बिल्कुल सही है। बबीता जी, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया सच में। बहुत सारी चीजें थोड़ी चीजें पता थी, लेकिन जब ऐसे बात करते हैं रूबरू होके तो और भी आयाम और भी डायमेंशंस खुलते हैं, और भी चीजें पता चलती है। और जैसे हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया कि आपके बैच में कितने सारे लोग थे जो भी फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। वो बीएनए दोनों के भी बैच थे, सारे बीएनए का बैच बैच भी, दिल्ली और एनएसटी भी। है ना। और आपका डिप्लोमा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था। आपने माधवी किया था ना शायद? नहीं, मैंने कोमल गांधार किया था। कोमल गंधार, हाँ कोमल गंधार किया था, मैं भूल गया माधवी था। हम लोगों ने बीएनए में किसी ने किया था। अच्छा अच्छा, हाँ उर्मिल जी के मुझे वो साथ याद नौटंकी शैली। जी। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे आपसे। बहुत मजा आया जरूर, आज गपशप में। थैंक यू। मुझे भी बहुत मजा आया। सबका बहुत धन्यवाद जितने भी लोग आए और मुझे बर्दाश्त किया, देखा मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बहुत समय निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता एक दूसरे के बारे में कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि हमें हमें हम लोग हमेशा उसी को काम मानते हैं जो लोगों को दिखता है और जो लोग हाँ, देख रहे हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। हाँ, आपने सही बोला ये, मतलब लास्ट का जो आपने बोला कि वही जो दिखता है वो बिकता है, एक लोगों में ये धारणा है, और दिखने के लिए आपको बॉम्बे जाना जरूरी है ना। सो आपने जो सवाल पूछा मैं बॉम्बे क्यों नहीं गई, तो बॉम्बे एक तो मेरा, मैंने बोला ना मुझे अपने अभिनय पे बिल्कुल विश्वास नहीं। लोगों को भले ही जितना अच्छा लगता है, पर मैं नहीं मानती कि मैं सुइटेबल हूँ। एक तो ये रहा, और दूसरा ये कि मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आती थी कि मैं, जो थिएटर लोग करते हैं उनको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर आप एक छोटा सा कोई भी सावधान इंडिया में रोल कर लीजिए, फिर देखिए आपको सब जानते हैं। तो मुझे इस चीज से थोड़ा सा वो, मैंने कहा मुझे नहीं करना ऐसा कुछ भी। मैंने टीवी किया है, मैंने एनएससी से निकलने के बाद टीवी भी किया, एक आध फिल्में भी की, लेकिन मुझे बॉम्बे शहर मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं बहुत अच्छे अच्छे शोज लेकर वहां गई हूँ जिसमें मैंने लाइटिंग की है और सेट वगैरह किया है, बहुत बड़े लेवल पे काम किया वहां पे। दिल्ली का काम था पर वहां जाके किया, शोज बहुत किए बॉम्बे जाकर थिएटर के। और मुझे लगा कि नहीं, बॉम्बे इज नॉट फॉर मी, ये मैं नहीं रह सकती यहाँ। मतलब बॉम्बे की जो बीट है वो मेरी बीट से मैच नहीं करती। तो मैं, लोगों को शहर बहुत पसंद करता है, बहुत उन्हें पैसिनेट करता है, लेकिन मुझे वो फील नहीं हुआ। मैं आई फील कंफर्टेबल इन दिल्ली, इन शाहजहांपुर, इन त्रिपुरा, इन गोरखपुर, नॉट इन बॉम्बे। आपकी अपनी डिस्टिनी होती है कि किसको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। संजय उपाध्याय सर भी हैं,
और सर बोल रहे हैं कि बबीता गाना भी गाती हैं बहुत अच्छा, खासकर नौटंकी शैली में। हाँ, अब आप कुछ गा ही दीजिए अगर आप अच्छा गाते हो तो, वहीं से उसी से खत्म करते हैं हम लोग। सर मैं नौटंकी तो भी नहीं सुना नौटंकी पाऊंगी, तो भी नहीं सुना पाऊंगी। मैं अपने देखती मैं एक छोटी सी पोयम सुनाती हूँ आपको, मेरी लिखी है। तुमने लड़कियों पे बहुत बात की है, तो मैं, ये मेरी अपनी बच्ची के लिए है, बहुत छोटी है बट। लड़कियां न जाने कब साझीदार हो जाती हैं, माँ के दर्द की, बाबा की जरूरतों की, भाई की शरारतों में, बहनों के राज की, घुल जाती हैं जिंदगी में शहद की तरह अपने पूरे वजूद के साथ। लड़कियां खामोशी से जीती हैं जिंदगी के शोर को। और मेरा गाना सुनिए आज रात 10 बजे बीबी नेशनल पे। छोटी छोटी ख्वाहिशें, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जरूर, लोग जरूर देखेंगे उसको भी। तो बबीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने समय निकाला और आप आए, है ना। इस बहाने बहुत समय बाद आपसे बात हो पाई, इस तरह नहीं तो बात कहाँ हो पाती है, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त रह जाते हैं। शुक्रिया तो गोविंद जी, आपने बुलाया। अरे जरूर, मैं तो सबको बुलाना चाहता हूँ, मैं पूरे देश को बुलाना चाहता हूँ। मुझे बात करने में बहुत मजा आता है। जरूर, जितने लोग काम कर रहे हैं, सब लोग हम सबके बारे में जाने। क्या जानने से अच्छा क्या है, पढ़े लिखे जाने, उससे अच्छा क्या हो सकता है। टीचिंग के लिए तो बहुत गोल्डन पॉइंट होता है ये जानना और पढ़ना। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।